अगर बात की जाए इनोवेटिव आइडियाज की, रॉ टेक्नोलॉजी की, तो आप जापान को कभी भी कम नहीं आंक सकते। ये वो कंट्री है जिसने 2 एटम बम झेले हैं, इसी के साथ साथ सुनामी, अर्थक्वेक और कई ऐसी सिचुएशन आई है इनके सामने जहां पर शायद कोई कंट्री घुटने टेक देती है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पे अपनी कंट्री को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज ये दूसरी कंट्री में जाके उनको अपनी टेक्नोलॉजी देख के उनकी मदद करते हैं। तो आज जापान की ही कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं जापानीज रेलवे की, जिनकी पूरी दुनिया में तारीफ की जाती है इनकी टाइम पंक्चुअलिटी के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए। क्योंकि जिस कंट्री में इतने ज़्यादा भूकंप आते हो वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक स्पीड में ट्रेन चल रही है, अर्थक्वेक आ गया, ट्रेन डिरेल, खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर इसको भी ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से जैसे ही भूकंप आता है ट्रेन अपने आप ही रुक जाती है। यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही चली थी, जो कि 60s के वक्त में इन्होंने डेवलप कर दी थी। और आज के वक्त में इनके पास में बुलेट ट्रेन की इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि दूसरे देशों में जाके जो खुद को डेवलप कंट्री बताते हैं वहां पर ये बुलेट ट्रेन लगा रहा है। जी हाँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जहां पे ये बुलेट ट्रेन लगा रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। और अपनी टेक्नोलॉजी तो ये धीरे धीरे इंप्रूव करते ही चले जा रहे हैं। जहां पर इनके देश में मैग्लेव ट्रेन के ट्रायल चल रहे हैं। 2015 में पहली बार जब ये चलाई गई थी तो करीबन 603 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ी थी। और इसी के साथ साथ इसको और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। लेकिन पैसेंजर्स के लिए अभी भी ओपन नहीं किए गए, क्योंकि इसके सिर्फ ट्रायल ही चल रहे हैं। करीबन 2025 से 2030 का समय हो जाएगा जब ये पैसेंजर ट्रेन के रूप में जापान में चला करेगी। अब बात करते हैं एंटी अर्थक्वेक इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिस देश के अंदर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं उसको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें ऊंची बिल्डिंग बनानी चाहिए। लेकिन जापान ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि इनके बिल्डिंग के डिजाइन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के साथ बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये अर्थक्वेक भी झेल जाते हैं। अब डिजाइन एक हो तो बताऊं, इतने सारे डिजाइन है इनके पास में, जिस वजह से ये इस तरीके की बिल्डिंग बना पाते हैं जो करीबन 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप पर भी झूल रही होती हैं और दूसरी बिल्डिंग ढह जाती है सिर्फ 6 के भूकंप पे ही, क्योंकि उनका डिजाइन होता ही नहीं जापानीज डिजाइन की तरह। अगर आप जापान की प्राचीन काल की इमारतें भी देखोगे तो वो भी इस तरीके से ही बनाई गई हैं कि वो भूकंप को काफी अच्छी तरीके से झेल जाती है। चाहे वो ऊंची हो चाहे वो छोटी हो, वो इसी डिजाइन में बनाई जाती है। हालांकि जापान ने कई सारे डिजाइन बना लिए हैं, चाहे वो ऊपर पेंडुलम लगाना हो, कोई पोल लगाना हो, या फिर बेस इस तरीके का बनाना हो जो मूव कर जाता है, बेस आइसोलेशन, वेट, हाइट, कई चीजें देखी जाती हैं जो एक इंजीनियर ही आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता है। वैसे तो डिजाइन इतने सारे हैं कि उस पे भी एक वीडियो बना के बताया जा सकता है कि इस तरीके के डिजाइन होते हैं जो भूकंप से बिल्डिंगों को गिरने से बचाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं डेमेंशिया टैगिंग की। आपने पुरानी फिल्में तो देखी होंगी जहां पर अक्सर कुंभ के मेले में बच्चा खो जाता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति खो जाता है और वापस घर पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर डेमेंशिया टैगिंग का यूज किया जाता है। एक टैग होता है छोटा सा जो मोबाइल के जरिए स्कैन भी किया जा सकता है, जिससे उस इंसान को आराम से उसकी लोकेशन तक पहुंचाया भी जा सकता है। ये टैग किसी को भी लगाया जा सकता है, छोटे बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को, जो भी वापस घर आने में थोड़ा असमर्थ है उनको ये लगाया जा सकता है, जिसके बाद में कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से स्कैन करेगा और उसकी लोकेशन पता लग जाएगी, जिसके बाद में उसे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। मान लो कोई कहीं घूमने जा रहा है तो वो ये टैग अपने बच्चे के, अपने माता पिता के लगा सकता है कि कोई वजह हो जाए जिस वजह से वो गुम हो जाए तो वापस तो आ जाए एटलीस्ट। नेक्स्ट आता है स्मार्ट मिरर। ये कोई ऐसा वैसा मिरर नहीं है कि जिसमें आपने अपने आप को देखा, बाल सवारे, मुंह पे क्रीम लगाई, पाउडर लगाया और निकल लिए जहां भी आपको जाना है। बल्कि ये मिरर ऐसा है जो आपके रिंकल दिखाता है, रेडनेस दिखाता है, पिंपल दिखाता है, जो अभी छोटे हैं लेकिन बन सकते हैं बड़े। इसी के साथ साथ सन से डैमेज हुई आपकी स्किन, और इसके बाद में आपको सजेस्ट करता है कि आप इसके लिए ये क्रीम लगाइए। तो इस तरीके के सजेशन भी ये देता है। और इसी के साथ साथ आपको मेकअप के भी सजेशन ये देगा कि मूंछें लगाओगे तो कैसा लगेगा, दाढ़ी लगाओगे तो कैसा लगेगा, बालों को ऐसे करोगे तो कैसा लगेगा। तो ये सजेशन भी ये दिया करता है। और इसी के साथ साथ आपकी कुछ पुरानी पिक्चर है कि आप पहले कैसे दिखते थे, आप कैसे दिख रहे हो, तो इस तरीके से भी आपको ये दिखाता है। अब बात करते हैं रोबोट्स की। जापान घर है रोबोट्स का, जहां पर जैसे ही आप लैंड करते हो, पहुंचते हो एयरपोर्ट पे, वहां पर आपकी मदद करने के लिए मिलेगा आपको रोबोट। इसके बाद में आपको भूख लगेगी, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर पहुंच जाएगा रोबोट आपकी मदद करने के लिए। इसी के साथ साथ आप किसी होटल में रुकते हो तो यहाँ पर रोबोटिक होटल भी है, जहाँ पर पूरा स्टाफ ही रोबोट का है। इसी के साथ साथ मॉल, सुपरमार्केट, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर रोबोट की मदद लेकर आप जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हो, जो खरीदना है वो खरीद सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर डांसिंग होलोग्राम भी आपको मिल सकते हैं। जो कैरेक्टर आप कार्टून में देखा करते हो वो आप रियल लाइफ में अपने सामने नाचते गाते हुए देख सकते हो, सिर्फ
होलोग्राम प्रोजेक्टर की वजह से। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट टीवी टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना तक नहीं होगा। वो जापान ने 2016 में करके दिखा दिया है। मान लो आपके घर में कोई शेल्फ है, कोई कैबिनेट है, उसमें शीशा लगा रखा है, उसके पीछे आपने अपना सामान रखा है, चाहे कोई बुक रखी हो, कोई एंटिक चीज़ रखी हो, इस तरीके की चीज़ें हम रखते ही हैं खैर शेल्फ में। तो वहाँ पर आपने अपना शीशा लगा दिया है, लेकिन जापान ने इस तरीके का शीशा डेवलप किया है जो आपका टीवी भी बन सकता है। पीछे तो आपका सामान दिख रहा है, लेकिन एक बटन दबाते ही वो बन जाता है टीवी। अब बात करते हैं बेंडेबल बैटरी के बारे में, जिसको आप मोड़ भी सकते हो करीबन 25 डिग्री तक। यहाँ पर कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन जापान ने 2016 में बेंडेबल लिथियम आयन बैटरी तैयार कर दी है, जिसका यूज़ किया जा सकता है रिस्ट बैंड में और ऐसी स्क्रीन में जिसको फोल्ड किया जाता है। अब बात करते हैं जापानीज कार की, जिनको देखते ही आपको लगता है कि काश ये हमारे देश में आ जाए तो हम भी इन्हें ड्राइव कर सकते हैं। मान लो कोई एक बंदा अकेला ऑफिस जाता है, उसके लिए कॉम्पैक्ट कार कितनी बढ़िया है कि वो एक बंदे वाली कार को लेके जा रहा है, क्योंकि वो उतनी कॉस्ट पे आती है जितनी आपकी बाइक आती है। चाहे 2 बंदे वाली कार हो गई, वो भी कॉम्पैक्ट रहती है। इसी के साथ साथ वो इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड व्हीकल होता है जो आप अपने घर में ही चार्ज कर सकते हो। इसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट आई कार हो गई, या फिर 2016 में लॉन्च की गई होंडा की हाइड्रोजन पावर्ड कार हो गई, जो कि दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन कार थी। अब हालांकि जापान एक छोटा देश है, जिस वजह से यहाँ पे हर चीज़ कॉम्पैक्ट ही होती है। चाहे घर ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो, ज़्यादातर कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। छोटी जगह को अच्छी तरीके से यूज़ करने की बात यहाँ पे रखी जाती है और यहाँ पे मेहनत को ही सराहा जाता है। यहाँ पे एजुकेशन को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। जो इनका GDP का बहुत बड़ा हिस्सा है वो एजुकेशन की तरफ ही जाता है, जिस वजह से यहाँ के बच्चों का दिमाग इतना तेज़ रहता है कि वो नई नई इनोवेशन करने में आगे रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने जापान के बारे में और भी कुछ बातें कर रखी है अपनी पिछली वीडियो में, जिसको आप देख सकते हो और भी कुछ जान सकते हो जापान के बारे में, शायद जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया, और उस वीडियो में जो नहीं बताया वो आपने इस वीडियो में जान ही लिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।